कोई भी अन्याय करेगा तो वो दोषी है तो उसको सजा मिले, मगर निर्दोष लोगों को जेलों में डाला जा रहा है। कुछ लोग पैसे के लोभ के कारण कर रहे हैं कि 323, 24 और एट्रोसिटी एक्ट लगेगी तो 70,000 मिलेंगे। भर्ती आयोग की मांग इसलिए करी कि कम से कम हर साल कितनी वैकेंसियां निकलनी चाहिए ताकि कितने लोगों को उसको रोजगार का फायदा मिले। कम से कम एक समय सीमा भी होनी चाहिए कि एक साल में इतनी भर्तियां निकलेगी, इतने लोगों को हमको रोजगार देना है, इतने लोगों को सरकारी। जब भगवान राम पे भी आरोप प्रत्यारोप लगे थे तब उसका जवाब वो नहीं दे पाए, उसका जवाब समय ने दिया, और ये भी जवाब समय देगा। हम तो इंसान हैं और इंसानों वाली बात करते हैं। जो हमारा कर्म है वो हम कर रहे हैं, हमें ना तो फल की इच्छा है ना किसी के श्रेय की इच्छा है। आरोप प्रत्यारोप लोग लगाते रहेंगे, हम हमारा काम करने से पीछे नहीं हटेंगे और हम हमारा काम कर रहे हैं। 8 जनवरी जन आंदोलन। आज जिस शख्सियत से हम मिलने जा रहे हैं, करणी सेना परिवार के एक सक्रिय सदस्य के रूप में उनकी पहचान है। पूरे मध्य प्रदेश नहीं, पूरी दुनिया में, पूरे देश में उनका नाम है और समाज से जुड़े पेचीदा मुद्दों पर वो बात करते हैं। 8 जनवरी भोपाल, उनके तत्वाधान में पूरी करणी सेना परिवार एक जन आंदोलन करने जा रही है। जनता से जुड़े मुद्दों पर आज हम उनसे चर्चा करने जा रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है जीवन सिंह शेरपुर का। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला तो 8 जनवरी क्यों चुना? क्या कारण था कि 8 जनवरी चुनना पड़ा? नहीं, हमारा आंदोलन पहले से ही फिक्स था, पर 1 साल के लिए मुझे अनेकों केस में उलझा दिया गया था। जब उन उलझनों से हम निकले, जब हमने पहले ही एक जीर्ण कार्यक्रम था नीमच जिले में, तब हमने घोषणा करी थी कि हम भोपाल में घेराव करेंगे या भोपाल आंदोलन करेंगे। तब से ही हमारे ऊपर मुसीबतें आने चालू हो गई थी। जिला बदर की कार्रवाई हुई। जिला बदर की कार्रवाई से जब हम निपटने ही वाले थे कि हम पे और मुकदमे लग गए। जब उन मुकदमों से हमने जब निजात पाई, जब उनसे छुटकारा मिला, तब हमने सोचा कि निकलते ही जैसे ही हम जेल से बाहर आए, तब हमने कहा कि ऐसा ना हो कि हम आंदोलन की तारीख देते ही रह जाए और फिर हम कोई नई उलझन में फंस जाए। तभी हमने 8 जनवरी जन आंदोलन की तारीख दी। वैसे भी हम जो भी कार्यक्रम करते हैं उसमें हम ये देखते हैं कि ऐसा नहीं हो कि जो हमारे साथ कार्यकर्ता हैं उनके परिवार में कोई फंक्शन हो, शादियां हों, या फिर जो हमारे छात्र जो हमसे जुड़े हुए हैं उनकी एग्ज़ाम हो या कोई वैकेंसी निकली हुई है उसकी कोई तारीख हो। हम इन सब चीज़ों को एनालाइज करके फिर कार्यक्रम डिसाइड करते हैं ताकि कोई भी कार्यकर्ता परेशान नहीं हो और किसी को भी कोई मुसीबत का सामना नहीं करना पड़े। इसलिए हमने 8 जनवरी चुनी, क्योंकि 8 जनवरी मलमास में आता है। उस टाइम शादियां नहीं होती हैं, किसानों का कोई काम नहीं होता है खेती का, और ना ही कोई एग्ज़ाम होती है। इसीलिए हमने 8 जनवरी का चयन करा था कि 8 जनवरी अच्छी तारीख थी। 2023 में चुनाव है जी। कहीं ऐसा तो नहीं कि चुनाव को मद्देनजर रखते हुए आपने आंदोलन 2023 में कर दिया? नहीं, 2023 में नवंबर में चुनाव है। चुनाव के पहले बहुत सारे कार्यक्रम होने हैं और चुनाव को लेके कार्यक्रम नहीं है। ये हमारे 21 सूत्री मांगों को लेके हमने जो शुरुआत करी, उसके बाद जो एक्स आर्मी जो रिटायर्ड सैनिक है उनने भी हमसे बात की थी कि ये हमारा मुद्दा है, इसको भी इसमें शामिल किया जाए। तब हमने 22 सूत्री मांगों के साथ इसको शुरुआत करी है और इसके लिए ही हम लड़ाई लड़ रहे हैं। जो हमारे मुद्दे हैं वो हमारे लिए पहली प्राथमिकता है। यदि हमारी बात नहीं सुनी जाती है, यदि हमारी बातों को नकारा जाता है दोनों राजनीतिक दलों द्वारा जो मध्य प्रदेश में सक्रिय हैं, तब फिर ये तीसरा ऑप्शन आता है। तो कहीं ना कहीं सरकार पे दबाव बनाना है? सरकार पे दबाव नहीं, सरकार से हमारी बात मनवाना है कि जो हमारे हक अधिकारों की लड़ाई है, जो हमें मौलिक अधिकार मिले हैं, उनका कम से कम सरकार पालन करे कि हमें भी हमारे अधिकारों से वंचित न किया जाए, हमारे साथ भी न्याय हो। हम भी इस लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा है। जब राजतंत्र था तो 565 रियासतें लोकतंत्र के लिए विलय हुई थी कि एक देश बने, और इसमें हमारे पूर्वजों ने, जितने भी राजा महाराजा थे, उन सब ने अपनी रियासतें विलय करी थी, अपने सारे खजाने दिए थे, और उन खजानों को देने के बाद जो सरकारें बनी थी उनसे एक वादा लिया था कि यहाँ की जनता को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, न ही उनके ऊपर कोई अन्याय होना चाहिए। पर आज जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत नहीं चल रही है, इसलिए हमें विरोध करना पड़ रहा है। नरेशन तो ये सेट किया जा रहा है सोशल मीडिया में या तमाम जगह, कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं, या अफवाह है या सत्य है ये तो नहीं पता, लेकिन आप 2023 में तीसरा मोर्चा बनने की तैयारी में है। इस आंदोलन को जनता तय करेगी, ये यहाँ पर हम तय नहीं कर सकते कि या तो सरकारें हमारी बात माने और जो जनता के जनहित के मुद्दे हैं उनको सोल्व करे, या ये तो जनता तय करेगी कि तीसरा मोर्चा आएगा नहीं आएगा, कोई जीतेगा, कोई चुनाव लड़ेगा, तो जनता के हाथ में। आप और हम या दूसरों के कहने मात्र से कुछ नहीं होता है।
ये लड़ाई हमारे अधिकारों की है और हम हमारे अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं अपने स्वाभिमान के साथ। ये टारगेट तो करेंगे सेना परिवार को ही किया जा रहा है कि ये तो एक थर्ड फ्रंट के रूप में आएगा 2023 में, इसको चूंकि इनको चुनाव मानने में कुछ भी माना जा सकता है। अब सरकारों में ये है भय और उनको लगता है कि हमें जन समर्थन ज़्यादा है और तीसरा मोर्चे के रूप में उभर सकती है, तो ये उनकी सोच है। ये आप हमारी, ये जनता की सोच नहीं है। जनता सब जानती है कौन सही है कौन गलत है, कौन उनके हक अधिकारों के लिए लड़ रहा है और कौन उनको बेवकूफ़ बना रहा है। गुजरात में पाटीदार आंदोलन हुआ, राजस्थान में गुज्जरों का आंदोलन हुआ, जाटों का आंदोलन हुआ। ये आंदोलन सिर्फ आंदोलन बन के रह गए और कहीं न कहीं राजनीति की भेंट चढ़ गए हैं। आप अपने कर्णी सेना परिवार के आंदोलन को कहाँ देखते हैं? 2016 से लगातार संघर्षरत हैं हम। 2017 में 16 में तो हमने बहुत सारी छोटी छोटी सभाएं करी, बैठकें करी। फिर जो रतलाम में आज हमारा कार्यक्रम था, यहीं हमने लाखों की संख्या में लोगों को इकट्ठा करा। उसके बाद 2018 में उज्जैन में हमने सभाएं करी और 2018 के बाद ही चुनाव थे जस्ट। उस समय भी कर्णी सेना ने चुनाव का रास्ता नहीं चुना। नहीं हम लोगों ने वहाँ से मंचों से कोई घोषणा करी, चाहते तो 2 महीने पहले मात्र हमारा कार्यक्रम था, लाखों की संख्या थी, लाखों की भीड़ थी। हम चाहते तो वहाँ से भी अनाउंसमेंट कर सकते थे कि कर्णी सेना अब चुनावी रण में उतरेगी, पर हमने हमारे मुद्दे मनवाने थे, हमारे मुद्दों की बात करनी थी। तब हमें आश्वासन मिले थे और हमें कहा गया था कि चुनाव के बाद आपको 10% स्वर्णों का आरक्षण मिल जाएगा और जो कुछ मांगे हैं उनमें, जो हमारी उस टाइम प्रमुख मांगे हुआ करती थी, उनमें सरकारों ने आश्वासन दिया था कि पूरा करेंगे। तब हमने उनकी बात रखी, उनकी बात मानी। आज हम ये चाहते हैं कि अब सरकारें आश्वासन नहीं दे, ज़मीनी स्तर पर काम करके बताए, जो मुद्दे हैं उनको लागू करें। जैसे कि हमारी 3 मांगे जो उन्होंने पूरी करी है, या 3 मांगों पे अभी उनकी सहमति बन रही है। एक तो उन्होंने जो हमने 3 साल की छूट मांगी थी सारी वैकेंसियों में, हर वर्ग उसका फ़ायदा उठाएगा कि अब 3 साल की उम्र सीमा वैकेंसियों में बढ़ चुकी है। ये हमारी एक मांग पूरी भी हुई है उसमें। तो हम ये चाहते हैं कि सरकारें ऐसे लागू करके उनको लागू करके बताए कि हमने ये कर दिया है, तो हमें विश्वास होगा कि हाँ सरकार हमारे लिए कुछ कर रही है। अभी एक मांग मानी है हमारी, तो हम सरकार को धन्यवाद देते हैं कि लाखों युवाओं के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हुआ था, 5 साल से कोई वैकेंसी नहीं निकली थी, जिनमें पिछले 5 सालों से नहीं, पिछले 7-8 सालों से जो लोग वैकेंसियों के लिए तैयारी कर रहे थे, लाखों रुपए खर्च करके कोचिंग सेंटरों में जा रहे थे, वो ओवर एज होने के कारण बाहर हो गए थे। आज उन्हें 3 साल की राहत मिली है, तो कहीं ना कहीं उनकी प्रतिभाओं के साथ अन्याय नहीं हुआ है, उनको छूट मिली है, तब उसका वो फायदा उठा सकते हैं। वरना इसमें स्टूडेंट फेल्योर नहीं था, सरकार फेल्योर थी। सरकार फेल हुई थी कि वो वैकेंसी नहीं निकाल पाई। विद्यार्थी अपनी तैयारी कर रहा था, वैकेंसी देने वाला अपनी तैयारी कर रहा था, पर जब वो एग्ज़ाम देने से पहले ही ओवरेज हो गया, क्योंकि 5 सालों से कोई वैकेंसी नहीं निकली थी। अब कहीं ना कहीं राहत है, इससे लाखों युवाओं का भविष्य सुधरेगा और जो लायक हैं, जो नौकरी में लग सकते हैं, जिन्हों की तैयारी अच्छी है, जो कंपटीशन एग्जाम फाइट करेंगे, तो कहीं ना कहीं उनको फ़ायदा मिलेगा और उनके परिवार को भी राहत मिलेगी कि इतना पैसा खर्च करके जो तैयारी कर रहा था वो वेस्टेज नहीं गई। कितने लोग, या यूं कहें कि कितने संगठन आपके इस परिवार के साथ जुड़े हुए हैं? मोटा हित के मुद्दे हैं और 103 संगठन ने हमें समर्थन दिया। इसमें सामान्य ओबीसी संगठन, जितने भी सामान्य ओबीसी संगठन चल रहे हैं अधिकतम, उन सारे लोगों ने हमें समर्थन दिया। कुछ एक संगठन हमारे साथ नहीं है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये लड़ाई इतनी आसानी से जीतने वाली नहीं है कि एक दिन में ही इसका पूरा हो जाएगा। जब जैसे जैसे लोगों को समझ में आएगा कि लड़ाई क्या है। यदि भगत सिंह सोच लेते कि हम 5, 7, 10 जने हैं और इस क्रांति को चला रहे हैं और हमारे साथ कोई नहीं है, तो ये देश आज़ाद नहीं होता। उस समय भी जब देश गुलाम था तो कितने ही क्रांतिकारियों ने अकेले अकेले शुरुआत करी थी, उनके साथ लाखों के लोग जुड़े, लाखों लोगों के बलिदान हुए, उसके बाद देश को आज़ादी मिली। तो आज जो हमारे साथ संगठन लड़ रहे हैं, हम उनका धन्यवाद देते हैं कि उनने हमारी भावनाओं को समझा, हमारे बातों को समझा, हमारे मुद्दों को समझा और हमारे साथ समर्थन दिया और हमारे साथ इस जो नए युग की जो क्रांति है इसमें शामिल हो। आपकी 22 सूत्री मांगे हैं, उसमें पहली मांग है आपकी कि SC ST में बिना जांच के गिरफ्तारी नहीं हो। जी, ये कहाँ तक, मतलब मैं पूछना चाह रहा हूँ कि ये कहाँ तक सही और गलत, दोनों दिशा में आपका क्या कहना है? ये तो पूरी तरीके से गलत है। जैसे कि किसी चीज़ की जांच नहीं होगी और आप उसको गिरफ्तार कर लोगे। एक आतंकवादी को भी पकड़ा जाता है तो उसकी जांच की जाती है कि वास्तविक रूप में ये आतंकवादी है या और कोई है। आज सामान्य ओबीसी वर्ग के साथ जो ये घटना घटित हुई है, जो सरकारों ने दबाव बना के या किसी एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए जो चाल चली, ये कहीं ना कहीं सामान्य ओबीसी को ठगा हुआ महसूस करवा रही है कि हमने जिस सरकार को वोट दिया, हमने जिस सरकार के लिए शून्य से शिखर पर लेके आए जिस सरकार को, वो सरकार आज हमारे बारे में नहीं सोचते हुए एक विशेष वर्ग के बारे में सोच रही है और उस विशेष वर्ग की कोई मांग नहीं थी।
कि इसमें जांच का प्रावधान खत्म किया जाए। आपने देखा होगा कि जब ये एट्रोसिटी एक्ट में परिवर्तन हुआ, उससे पहले एसटी एससी वर्ग के किसी भी व्यक्ति ने कोई मांग नहीं उठाई, ना ही कोई आंदोलन की। जबरदस्ती से ये कानून हम पे थोपा गया है, इसमें परिवर्तन करके, और इसमें यह कर दिया गया कि जांच की आवश्यकता नहीं है। तब सुप्रीम कोर्ट में हमारे लोग गए थे, उन लोगों ने पिटीशन दायर करी थी, वो हम जीते भी सही। वहाँ से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि जांच होनी चाहिए, उसके बाद गिरफ्तारी होनी चाहिए। तब सरकारों ने किसके दबाव में आके करा ये हम बता नहीं सकते, पर सरकारों ने एक अध्यादेश लेके आई और उस सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को बदल दिया, जो देश का सर्वोच्च न्यायालय है, जिसकी दुहाई देते हैं कि हम सर्वोच्च न्यायालय का मान रखते हैं, हम संविधान का मान रखते हैं, पर उसके विपरीत जाके सरकारों ने उस कानून को पलट दिया और बोल दिया नहीं, इसमें जांच की आवश्यकता नहीं है। आज एक व्यक्ति ने कोई गुनाह करा है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। उसने किसी के साथ प्रताड़नाएं दी है या किसी को प्रताड़ित किया है, तो करणी सेना परिवार भी अन्याय के खिलाफ है। कोई भी अन्याय करेगा तो वो दोषी है तो उसको सजा मिले, मगर निर्दोष लोगों को जेलों में डाला जा रहा है। कुछ लोग पैसे के लोभ के कारण कर रहे हैं कि 323-24 और एट्रोसिटी एक्ट लगेगी तो 70,000 मिलेंगे, 354 जो छेड़छाड़ की धारा है उसके साथ एट्रोसिटी एक्ट लगेगी तो 2.5 लाख रुपए मिलेंगे। उसी तरह बलात्कार और एट्रोसिटी एक्ट साथ है तो 8.5 लाख है। वही मर्डर के साथ एट्रोसिटी एक्ट है तो 8.5 लाख रुपए। ऐसे सारी धाराओं में कहीं ना कहीं पैसा मिलता है, या फिर किसी व्यक्ति को किसी से दुश्मनी है तो उसकी दुश्मनी निकालने के लिए उसको पता है कि इसमें जांच की व्यवस्था नहीं है, जैसे ही एफआईआर होगी सीधे जेल जाना पड़ेगा। या कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अन्याय करते हैं और जाके फिर न्याय की गुहार लगाते हैं कि साहब हमारे साथ अन्याय हुआ, तब उसको बिना जांच के एफआईआर होती है और उसको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है। तो कई युवाओं का भविष्य खराब हो रहा है उससे, और कई निर्दोष लोगों को जेलों में डाला जा रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि कम से कम निर्दोष लोग बचें, न्याय सबको मिलना चाहिए तो हमें भी मिलना चाहिए। इसमें जांच का प्रावधान हो, पहले जांच हो कि वास्तविक रूप में वो दोषी है या नहीं है। यदि दोषी है तो उसको जेल में डाल दो, आप उसकी सजा का प्रावधान बढ़ा दो, मगर कम से कम जांच की व्यवस्था तो दो। एक आपने पिछड़ा वर्ग सामान्य और पिछड़ा वर्ग आयोग की बात की है, आपकी मांग में है सामान्य पिछड़ा एक्ट की मांग करी है हमने, जो एट्रोसिटी एक्ट के तर्ज पे सामान्य पिछड़ा एक्ट की मांग करी है। जैसे एसटी एससी वर्ग का व्यक्ति के ऊपर कोई प्रताड़नाएं मिलती है या उसको दबाया जाता है, उसको डराया जाता है, धमकाया जाता है या उसका शोषण किया जाता है, तब उन एसटी एससी एक्ट के तहत जो कार्रवाई होती है, वैसे ही यदि सामान्य ओबीसी के व्यक्ति को कोई दबाए, डराए या प्रताड़ित करे तो जनरल ओबीसी एक्ट के तहत भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए, ताकि हमको भी न्याय मिले, ताकि हम भी इस देश के नागरिक हैं, इसी लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा हैं। तो हमारे बारे में भी उतना ही सोचा जाए जितना एसटी एससी वर्ग के बारे में सोचा जा रहा है, वैसे ही जनरल ओबीसी वर्ग के बारे में भी सोचा जाए, क्योंकि वो इस देश में 72% है। इतने सालों से जनरल और ओबीसी वर्गों को लगभग एक शून्य समझा गया, नगण्य समझा गया। आपको लगता है कि अब जो आवाज उठ रही है वहाँ कहीं ना कहीं सरकार झुकेगी? क्यों नहीं झुकेगी? जब इतना बड़ा वर्ग जाग जाएगा तो सरकार बनाएगा भी खुद और उसको अपने कानून लागू भी करवाएगा। आज सामान्य ओबीसी सोया हुआ है, वो अपने मुद्दों की बात करना नहीं चाहता, वो अपने हकों की बात करना नहीं चाहता, वो अपने अधिकारों के लिए लड़ना नहीं चाहता। वो चाहता है पार्टी के लिए लड़ना, पार्टी के लिए दौड़ना। जब तक सामान्य ओबीसी वर्ग अपने हक अधिकारों के लिए लड़ेगा नहीं, तब तक उसकी बात सुनी नहीं जाएगी। और जैसे ही हमने लड़ना चालू करा, आज हमारी बात सुनी भी जा रही है, मानी भी जाएगी। ईडब्ल्यूएस लागू हो गया आपका, आप खुश हैं? सरकार के इस निर्णय से खुश है? हमारी तो ये उनका हमने पहले भी स्वागत करा था कि जो 10% आरक्षण मिला है उसके लिए उनका धन्यवाद, कि सामान्य गरीब लोगों के लिए वो आरक्षण है। और अभी तक कोई आरक्षण की व्यवस्था थी नहीं जनरल कैटेगरी के गरीबों के लिए, तो जो उन्होंने 10% आरक्षण दिया है स्वर्ण गरीबों के लिए, वैसे ही हम चाहते हैं कि संपूर्ण आरक्षण की व्यवस्था आर्थिक कमजोर लोगों के लिए की जाए। जो गरीब है उसको उसका हक मिले। ये इन्होंने लागू करा, इसके लिए हमने धन्यवाद भी दिया कि आपने करा, अच्छा है। पर हम ये चाहते हैं कि इसमें परिवर्तन हो, कि टोटल जो आरक्षण मिला हुआ है उसको आर्थिक रूप से किया जाए, और 49% आरक्षण जो है वो आर्थिक रूप से हो और 51% अनारक्षित वर्ग के लिए हो, जिसमें जनरल ओबीसी और एसटी एससी के वो सारे वर्ग आए जो सक्षम हैं। उन 50% में जितने भी गरीब हैं वो सब आए। तो आप कैसे कन्विंस करेंगे उन लोगों को, क्योंकि आपको पता ही है देश में नरेशन सेट करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। नहीं, धीरे लोग कह देंगे कि ये तो आरक्षण खत्म कर रहे हैं, अब आरक्षण खत्म करवा देगा करणी सेना परिवार। धीरे धीरे हमें हमेशा से बदनाम किया गया है, हमारे कई भाइयों को हमसे लड़ाने की कोशिश की गई है, पर ये लड़ाने का काम सरकारें करती है। पहले
जब कांग्रेस की सरकार थी तो वो जातिवाद पे राजनीति करती थी, आज भाजपा ही है तो हिंदू मुसलमान पे राजनीति कर रही है। पर देश के जो ज्वलंत मुद्दे हैं, जो आज युवाओं के लिए आवश्यक हैं, उन विषयों पे सरकारें बात करना नहीं चाहती। रोजगार के मामले में बात करना नहीं चाहती, हॉस्पिटलों के बारे में बात करना नहीं चाहती, शिक्षा पद्धति के बारे में बात करना नहीं चाहती, या किसानों के बारे में बात करना नहीं चाहती। ये देश के प्रमुख स्तंभ हैं। इन पे जब भी सरकारें बात नहीं करती है और हिंदू मुसलमान पे बात करती है, जातिवाद पे बात करती है, तो इस देश का भला नहीं हो सकता। जब तक हमारे मुद्दों पे हमारी सरकारें बात नहीं करेगी, उन पे काम नहीं करेगी, तब तक इस देश का भला नहीं होगा। और देश की जनता जो है वो जाग चुकी है, और जो नहीं जागी उसको हम जगाने का काम कर रहे हैं कि घर घर जाके लोगों को समझाएंगे कि आपको धर्म की राजनीति और जाति की राजनीति से ऊपर उठ के आपके मुद्दों की बात करनी है, आपके अधिकारों की बात करनी है। और ये ST-SC वर्ग भी समझने लगा है कि कौन उनका हित चाहता है, कौन उनका बुरा चाहता है, और जनरल OBC वर्ग भी ये समझता है कि कौन उनके लिए लड़ रहा है। इसीलिए पूरा मध्य प्रदेश नहीं, पूरी देश की जनता हमारे साथ है। और ये 8 जनवरी के आंदोलन में आपको पता चल जाएगा कि अभी तक जो हुआ नहीं वो होगा वहाँ भोपाल में। जनरल OBC तो खैर आपके साथ है, ये तो दिखता है, परिप्रेक्ष्य में भी दिखता है, बाहर आपकी रैलियों में, आपकी सभाओं में ये चीज़ दिखता है। मैं उस वर्ग की बात कर रहा हूँ जिसको आपने छोड़ा है, वो है SC-ST वर्ग। हमने छोड़ा क्योंकि उसको आप कैसे समझाएगा, उसको कैसे अपने फेवर में करेंगे कि हम आरक्षण खत्म नहीं कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, आपका कोई नुकसान नहीं होगा। और चूंकि ये चीज नरेशन एकदम सेट कर देने में कोई ज्यादा समय नहीं लगता है। आप उनको, मैं आपके परिप्रेक्ष्य में पूछ रहा हूँ कि जीवन सिंह शेरपुर कैसे उनको कन्विंस करेगा, आप कैसे उनको विश्वास दिलाएंगे कि हम आपके खिलाफ नहीं हैं? जब हम उनके पास जाते हैं तो उनको समझाते हैं और उनको समझ में भी आ रही। आज भी ST-SC वर्ग के कई भाई हमारे साथ आए थे कार्यक्रम में। बहुत सारे भाइयों ने पिटीशन भी दायर करी है कि जो ST-SC वर्ग का व्यक्ति आरक्षण का लाभ ले चुका है उसको आरक्षण के दायरे से बाहर किया जाए। और हम उनको समझाने में सफल भी होंगे, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि जो मजदूरी करता है उसको आरक्षण की आवश्यकता है, जिसका घर कच्चा है उसको आरक्षण की आवश्यकता है, जो 200 रुपये कमाता है या 300 रुपये कमा के अपना घर चला रहा है, बच्चे को पढ़ा रहा है, उसको आरक्षण की आवश्यकता है। न कि IAS IPS के बेटे को आरक्षण की आवश्यकता है, न ही एक राजनेता के बेटे को आरक्षण की आवश्यकता है, जैसे विधायक हो, मंत्री हो, सांसद हो, इनके बेटों को आरक्षण की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो सारी सुविधाएं ले रहे हैं जो जनरल कास्ट का सक्षम व्यक्ति लेता है। वो मुख्य धारा से जुड़ गए, वो मुख्य धारा से जुड़ चुके हैं। जब बाबा साहब ने कहा था कि अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक आरक्षण का लाभ पहुंचना चाहिए, तो आज सरकार उसको क्यों नहीं मान रही है? क्यों ये नहीं चाहते कि जो गरीब है उसको उसका हक मिले? आज उनका हक, जो ST-SC वर्ग का हक कोई खाता है तो उन्हीं के वर्ग का व्यक्ति खा रहा है, ना कि जनरल OBC वर्ग का खा रहा है। आज ST-SC में कोई वैकेंसी निकलती है तो उन्हीं के वर्ग के, जो अमीर वर्ग के लोग हैं, अमीर वर्ग के लोग हैं, उनको अच्छी शिक्षा मिलती है, उनका पारिवारिक जीवन अच्छी तरीके से बीत रहा है, अच्छी सुविधाओं के साथ वो पढ़ाई करते हैं। और एक गरीब जो बच्चा है, जो स्कूल भी टाइम से नहीं जा पाता, आधी टाइम मजदूरी करता है और फिर स्कूल जाता है, स्कूल की फीस भी ऐसे ही जमा करवाता है, कोचिंग सेंटर वो जा नहीं पाता है, और उसके साथ उसका कंपटीशन कराया जाता है तो स्वतः ही हार जाता है। क्योंकि जब अपन कोई रेस करवाते हैं तो कार और बाइक की रेस साथ में नहीं होती है, कार के साथ कार दौड़ती है, बाइक के साथ बाइक दौड़ती है। अब सरकार ऐसा कर रही है कि बाइक कार को साथ में दौड़ाया जा रहा है तो कार वाला स्वतः ही जीतेगा। तो हम यही उनको समझा रहे हैं कि आपका हक, आपका अधिकार आप ही के लोग खा रहे हैं, तो उनको इस दायरे से बाहर किया जाए और वहां आपके समतुल्य जो गरीब हैं जनरल OBC के, उनको आपके साथ लाया जाए, ताकि जो एक जैसे स्कूलों में शिक्षा पाता है, जो एक जैसी सुविधाओं के साथ पढ़ता है, वो कम से कम कंपटीशन भी एक जैसा हो। भर्ती कानून बनाने की आपने मांग की है जी, क्या है ये भर्ती कानून? मतलब क्या, किस परिप्रेक्ष्य में आप उसको लेकर के आना चाहते हैं? किस परिवेश में लेके आना चाहते हैं, मैंने आपको बताया 5 सालों से कोई वैकेंसी नहीं निकली। जो 5 सालों से बच्चों का भविष्य खराब हुआ, उसके बारे में कभी सरकारों ने सोचा नहीं, क्योंकि उनको इससे कोई मतलब नहीं। उनको पता है कि धर्म के नाम पे हम कोई एक दंगा करवा देंगे तो सरकार बना लेंगे, राष्ट्रवादी कोई बातें कर देंगे तो सरकार बन जाएगी। कुछ विपक्ष को ये है कि हम जातिवाद के नाम पे सरकार बना लेंगे, हमारे साथ ये वर्ग है, हमारे साथ ये वर्ग है। पर आज की जो जनता है मध्य प्रदेश की, वो जाग चुकी है, उसे पता है कि कौन हमारे लिए लड़ रहा है और कौन हमें बेवकूफ़ बना के हमें लड़वा रहा है। तो भर्ती आयोग की मांग इसलिए करी कि कम से कम हर साल कितनी वैकेंसियां निकलनी चाहिए, ताकि कितने लोगों को उसको रोजगार का फायदा मिले। कम से कम एक समय सीमा भी होनी चाहिए कि एक साल में इतनी भर्तियां निकलेगी, इतने लोगों को हमको रोजगार देना है, इतने लोगों को सरकारी नौकरी में लाना है। जैसे कि 60 से 62 साल इन्होंने रिटायरमेंट की कर दी, तो जो 2 साल बढ़े उससे खाली तनख्वाह देना उचित नहीं कि उनको पास पैसा देना नहीं था। उन 2 सालों में जो भर्तियां होती, उन लोगों का रोजगार भी खाया है 62 साल की उम्र करके। तो हमें चाहते हैं कि रोजगार के अवसर बराबर टाइम समय से मिले, इसलिए हम ये चाहते हैं कि भर्ती आयोग बनाया जाए, ताकि
मध्य प्रदेश में कितनी भर्तियां होना है, कैसे होना है, ये तय हो और हर साल भर्तियां आए, ऐसे 5-5 साल का गैप नहीं हो। आपने भी एक मुद्दा उठा था, आप ही के संगठन से आया था कि आप सिर्फ एक ब्रांड बनना चाहते हैं, क्या ये सही है? नहीं, ब्रांड क्या होता है? ब्रांड मतलब मेरे कहने का मतलब उनके कहने का मतलब ये है कि आपके एक पोस्टर बॉय के रूप में अपनी छवि बनाना चाहते हैं। नहीं, मैंने तो हमेशा जनरल से सोशल मुद्दों से आपको कोई लेना देना नहीं है। मैंने तो हमेशा से चाहा है कि मेरा फोटो कहीं लगे ही नहीं, ना मेरे नाम का कहीं उपयोग हो। नहीं, लेकिन ना मेरा कोई जो नाम- नहीं जानते हैं वो तो बात उठाते हैं। अब ये तो दुनिया बहुत सारी चीजें कहती है। भगवान राम के बारे में भी नहीं सोचा तो हम तो इंसान हैं। जब भगवान राम पे भी आरोप प्रत्यारोप लगे थे तब उसका जवाब वो नहीं दे पाए, उसका जवाब समय ने दिया, और ये भी जवाब समय देगा। हम तो इंसान हैं और इंसानों वाली बात करते हैं। जो हमारा कर्म है वो हम कर रहे हैं, हमें ना तो फल की इच्छा है ना किसी के श्रेय की इच्छा है। आरोप प्रत्यारोप लोग लगाते रहेंगे, हम हमारा काम करने से पीछे नहीं हटेंगे और हम हमारा काम कर रहे हैं। 8 जनवरी जन आंदोलन होना है, होके रहेगा, और उसको बीच में रोकने के लिए सारी कोशिशें हर प्रकार की जाएगी। हमें बदनाम किया जाएगा, हम पे आरोप प्रत्यारोप लगेंगे। बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप लगे भी हैं और लोगों के सामने भी आए हैं, पर जनता सत्य का साथ देती है और हमारे साथ लोग इसीलिए क्योंकि हम सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। पूरे देश में कोरोना आ चुका है, आपके आंदोलन पर भी कोरोना का कहर मंडरा रहा है, और अगर सरकार गाइडलाइन जारी कर देती है या सरकार कोई व्यवधान पैदा करती है तो आप इस आंदोलन को कैसे करेंगे? तो आपको एक बात बता दूं, कोरोना है कहाँ? आज हम दोनों बात कर रहे हैं कि हमने मास्क लगाया है, क्या सैनिटाइजर का उपयोग किया है, जब कोरोना का कहीं माहौल ही नहीं है। कोरोना अभी है ही नहीं। यदि कोरोना होता या उसकी आहट भी होती तो आप और हम दोनों समझदार व्यक्ति हैं, दोनों मास्क का भी उपयोग करते और सैनिटाइजर भी लगाते। यहाँ जितने भी मध्य प्रदेश में निवासरत लोग हैं वो सब भी मास्क लगाते, सैनिटाइजर का उपयोग करते। ये हमारे आंदोलन को रोकने के लिए ज़रूर कोरोना आ सकता है। आजकल सरकारों के पास कोई ऑप्शन नहीं है। जब किसी को रोका नहीं जाए, रोका ना जा सके तो कोरोना लगा दो, तो उसके हिसाब से रुक जाएगा। पर मैं सरकारों को आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ, भला आप कोरोना ले आओ या कुछ भी ले आओ, ये आंदोलन हमारे हक अधिकारों के लिए है। इसके लिए हमें जान गंवाना पड़ेगी तो भी हमें कोई तकलीफ नहीं है। पर ये आंदोलन 8 जनवरी का जम्बूरी मैदान में है, रहेगा, और हम सब वहाँ उपस्थित रहेंगे। और ऐसा होता है कि कोरोना की गाइडलाइन कोई तय होती है तो हम हमारे साथ हमारे सैनिटाइज़र और मास्क लेके जाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कार्यक्रम करेंगे। पर वो जो संख्या होनी है वो संख्या भी आएगी, हम सब लोग भी पहुँचेंगे और कार्यक्रम भी करेंगे। हम कोरोना से डरने वाले नहीं हैं। किसानों से जुड़े मुद्दे, आप किसान को भी साथ में लेकर के चल रहे हैं। आपकी 21 सूत्री मांगों में किसानों का भी एक मुद्दा है। आपको एक बात बता दूं मैं कि जो किसानों को साथ में लेके नहीं चल रहे, किसान हम खुद हैं। हमारे साथ जितने लोग जुड़े हैं सब किसान हैं, और हम हमारी आप बीती लोगों को बता रहे हैं कि आपके साथ भी वही हुआ है जो हमारे साथ हो रहा है। हमारे भी फसलों के भाव नहीं आते जैसे आम व्यक्ति के दूसरों के नहीं आते। तो किसान का जो वर्ग है वो हिंदुस्तान में सबसे बड़ा है। हिंदुस्तान कृषि प्रधान देश है, और जो कृषि प्रधान देश है, जो अन्न उगा के देश को चला रहा है, देश को खिला रहा है। कभी आपने देखा होगा सब लोगों ने हड़ताल करी, पर किसान ने कभी ये नहीं कहा कि हम गेहूं नहीं बेचेंगे। यदि किसान अपना गेहूं जो उगाता है वही बंद कर दे तो साल 2 साल में देश को खाने के लाले पड़ जाएंगे, नेताओं को खाने के लाले पड़ जाएंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि किसानों की बातों को सुना जाए, समझा जाए। और हम जो बात कर रहे हैं स्वामीनाथन आयोग की, जो कमेटी बनी थी उसने एक रिपोर्ट पेश करी थी 1+4 कि एक व्यक्ति किसान होता है, उसके घर में 4 लोग होते हैं। तो उनके बारे में भी सोचा जाए कि वो लोग भी उसमें शामिल होते हैं। उस मतलब जो खेती किसानी का काम होता है उसमें वो भी कहीं ना कहीं सहयोग करते हैं, पर उनकी तनख्वाह नहीं जुड़ी जाती, ना उनका जो मजदूरी है वो जुड़ी जाती है। सीधा सरकार खाद बीज का देख लेती है कितना लगा होगा, ट्रैक्टर की हकई इतनी लगी होगी, पर जबकि एक्चुअली जो रेट है, जो वास्तविक रूप में जो पैसा लगता है किसान का, जो खर्चा लगता है वो जोड़ा नहीं जाता है। तो हम चाहते हैं कि जो स्वामीनाथन कमेटी ने जो रिपोर्ट पेश करी थी उसके आधार पे किसानों के फसलों के भाव तय हों कि इतना इसका खर्च बैठता है, उससे ऊपर उसको इतना देना पड़ेगा, तभी वो उसका घर चला पाएगा, तभी वो उसके बच्चों को पढ़ा पाएगा, और तभी वो कोई फंक्शन कर पाएगा, छोटा से छोटा भी। आपने अतिथि शिक्षकों का एक मुद्दा जोड़ा है जी। और अभी इंटरव्यू शुरू होने से पहले मेरे पास एक कॉल भी आया था कि अतिथि शिक्षकों के मुद्दे के बारे में आपसे पूछा जाए। आपकी मांगों में भी है। मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में अतिथि शिक्षकों की हालत एक मजदूर से भी गई बीती है जी। अगर वो किसी विद्यालय में पढ़ा रहा है तो उसको 4 या 4,500 रुपये कुछ मिलते हैं, और
उनको बिल्कुल समय वही है, पूरा की पूरा उनको स्कूल टाइम देना है, उनको वो सारे नियम फॉलो करने जो एक रेगुलर शिक्षक को फॉलो करने पड़ते हैं। तो ना उनको कोई सुविधाएं हैं, ना किसी तरह का कोई उनको अंकों में प्रधानता है, जबकि दूसरे राज्यों में ये सब है। नहीं, आपकी अतिथि शिक्षक मांग सारी जगह एक समान ही है, पर हमें चाहते हैं कि जब स्कूलों में शिक्षकों की कमी है और सरकार चाहती भी है कि शिक्षकों की भर्ती की जाए, तो क्यों ना अतिथि शिक्षकों के माध्यम से ही भर्ती की जाए, और जो अभी तक के अतिथि शिक्षक हैं उनको परमानेंट किया जाए, ताकि जहाँ सरकारी स्कूल है, जहाँ टीचरों की व्यवस्था नहीं है, शिक्षकों की व्यवस्था नहीं है, जहाँ बच्चों को पढ़ने में अभाव है, मतलब पढ़ाने वाले ही नहीं हैं, तो वहाँ उनकी नियुक्ति भी हो जहाँ नहीं है, और जहाँ अतिथि शिक्षक है उनको नियमित किया जाए। क्योंकि नियमित करना इसलिए ज़रूरी है कि वो पढ़ाते 12 मतलब जाते 12 महीने के लिए स्कूल लगता है, पर जो 2 महीने की छुट्टी होती है उसकी तनख्वाह उनको नहीं मिलती है। 10 महीने की तनख्वाह दी जाती है, उसके बाद 1 साल की नियुक्ति होती है, 1 साल के बाद फिर से नया टीचर आएगा, फिर से वैकेंसी निकलेगी, फिर नया टीचर आएगा। तो उस प्रोसेस को हटाते हुए एक बार जिसकी नियुक्ति हो गई, जो पढ़ा रहा है, उसको स्थायी किया जाए, ताकि वो बच्चों को अच्छी तरीके से पढ़ा सके, और कम से कम उसको भी ये रहे कि मैं शिक्षक हूँ, मुझे यहीं पढ़ाना है, तो वो बच्चों को पढ़ाएगा अच्छी। और शिक्षा व्यवस्था में सुधार ही तब आएगा जब परसेंटेज के आधार पर शिक्षक आएंगे। और अतिथि शिक्षकों की जो भर्ती होती है, जिस विषय के लिए जो शिक्षक चाहिए उसी की नियुक्ति होती है, और उसमें भी नियुक्ति होती है तो परसेंटेज के आधार पर होती है कि जिसका ज़्यादा परसेंटेज है उसको ही वहाँ पात्रता रहेगी, ना कि आरक्षण के दायरे में। तो शिक्षा और स्वास्थ्य ऐसी जगह है जहाँ आरक्षण का कोई दायरा नहीं होना चाहिए, क्या आरक्षण होना चाहिए, क्योंकि बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलेगी तभी वो देश का भविष्य बनेगा। बच्चे को अच्छी शिक्षा ही नहीं मिलेगी, अच्छे संस्कार ही नहीं मिलेंगे, तो कैसे क्या करेगा आगे। तो हम चाहते हैं कि अतिथि शिक्षकों को परमानेंट किया जाए, ताकि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके, बच्चों को जो असुविधाएं हो रही है उससे वो बच सके, और एक छात्र को हर प्रकार की सुविधाएं वो अतिथि शिक्षक करवा सकता है। क्योंकि जो मैथ्स पढ़ाता है वो मैथ्स अच्छे से पढ़ाएगा तो बच्चे को कोचिंग करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो साइंस पढ़ाता है वो साइंस अच्छे से पढ़ाएगा, शिक्षक अच्छा होगा तो उसको कोचिंग की आवश्यकता नहीं। तो एक तो स्कूल में पढ़ के ही वो अच्छे परसेंटेज बना सकता है, अच्छी शिक्षा ले सकता है, उसको अलग से कोचिंग करने की आवश्यकता नहीं। तो उससे उसका कोचिंग का खर्च भी बचेगा, और सरकार जो अपनी जवाबदारी नहीं निभा पा रही है वो भी उस जवाबदारी को निभा लेगी। क्योंकि सरकारों का मौलिक कर्तव्य है कि वो अच्छी शिक्षा और अच्छे स्वास्थ्य प्रदेश की जनता को करवाए, या देश का मुख्यमंत्री मतलब प्रधानमंत्री हो या राज्य का मुख्यमंत्री, उनको ये चीज़ें उनके कर्तव्य में आती है कि शिक्षा और स्वास्थ्य उनकी प्रायोरिटी है कि लोगों को अच्छी मिले, जनता को अच्छी मिले। तो उनकी सैलरी का लेकर के आपने क्या? नहीं, जब स्थायी होगा, नियमितीकरण होगा, तो जो भी उनका एक नियमित कर्मचारी होता है उसकी जो सैलरी होती है उसके हिसाब से सैलरी रखें। मतलब कहीं ना कहीं आपको लगता है कि अतिथि शिक्षकों का शोषण हो रहा है कुल मिलाकर? नहीं, जनता का शोषण हो रहा है। अतिथि शिक्षक का तो हो ही रहा है, जनता का भी हो रहा है। जब बच्चे को अच्छी पढ़ाई नहीं मिलेगी, अच्छा पढ़ाने वाला नहीं होगा, तो वो क्या करेगा। आम व्यक्ति जिस सरकार के भरोसे कि अच्छी शिक्षा देगी, हमारे अच्छे से स्वास्थ्य का ख्याल रखेगी, अच्छे चिकित्सक होंगे, तो सारी सुविधाएं है ही नहीं हमारे प्रदेश में। आज स्कूलों में टीचर नहीं है, और अतिथि शिक्षकों को लेते हैं तो वो वही लोग आते हैं जिनको 1 साल के लिए आना होता है। जब स्थायी होने लग जाएंगे अतिथि शिक्षक, तो उनसे भी अच्छे टीचर आएंगे वैकेंसी देने और उस भर्ती में शामिल होने। अतिथि शिक्षकों ने ज्ञापन दिया था, और इंदर सिंह परमार जो हमारे स्वतंत्र प्रभार के शिक्षा मंत्री राज्य मंत्री हैं, उन्होंने टिप लिख करके और अपनी इस काम की अनुशंसा करके मुख्यमंत्री जी को भेजा है, लेकिन अभी तक वहां से कोई जवाब नहीं आया है। ये अतिथि शिक्षकों ने स्पेशली उनको दिया था। अब 8 जनवरी पे इसका जवाब भी आएगा और ये बात भी मानी जाएगी, क्योंकि सरकार किसी भी आंदोलन को या किसी व्यक्ति के मुद्दे को दबाने के लिए उसको झट से मान लेती जी, पर उसको पूरा नहीं करती। पर इस बार जो आंदोलन हो रहा है उसमें हम पूरा करवा के ही मानेंगे। तो ये माना जाए कि 8 जनवरी के आंदोलन के बाद अतिथि शिक्षकों के लिए एक अच्छी खबर है। जितने भी हम मुद्दे लेके चल रहे हैं उन सबके लिए अच्छी खबर है कि यदि हम मजबूती से लड़े, मजबूती से खड़े रहे, तो जरूर सरकार हमारी बात सुनेगी। क्योंकि इतने बड़े वर्ग की बात कोई नकार नहीं सकता, क्योंकि ये देश का वो हिस्सा है जो राष्ट्र प्रेम रखता है, राष्ट्र की संपत्ति को कोई नुकसान न पहुंचाते हुए शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करेगा और अपनी बात मनवाएगा। आज भी आपकी सभा में बहुत सारे अतिथि शिक्षक आए थे और 8 जनवरी को भी आने वाले हैं, पूरे प्रदेश भर से आएंगे। अगला सवाल, पुजारी संघ को, जो अखिल भारतीय पुजारी संघ है और मध्य प्रदेश का पुजारी संघ है, उसको आपके करणी सेना परिवार ने समर्थन दिया है। उनकी मांगे ये है जो मंदिरों की जमीन नीलाम होती है और उसका राजस्व सरकार ले लेती है।
चूंकि हमारे मध्य प्रदेश में एक पावती होती है भू अधिकार पुस्तिका, उसमें कलेक्टर का नाम है, विशेषकर पुजारियों के परिप्रेक्ष्य में। अब पुजारियों को न तो उनकी पावती बनती है उस जमीन की, ना उनको उस जमीन का इंश्योरेंस मिलता है, मुआवजा नहीं मिलता, खाद बीज नहीं मिलता, जो एक किसान, आम किसान को जो फायदा मिलता है वो पुजारियों को नहीं मिलता है। आपने आपके परिवार ने उसको समर्थन दिया है, क्या आप ये मांग उठाएंगे? क्यों नहीं उठाएंगे? जितने भी मंदिरों की जमीन दान करी है वो हमारे पूर्वजों ने करी है, और ब्राह्मणों के लिए इसलिए वो दान करी गई थी कि भगवान के सेवक हैं पुजारी। नहीं, वो तो सरकार ने जब्त कर ली है, आपने नहीं, मैं बता परिवार रहा ने हूं, दान की है, लेकिन सरकार ने जब्त कर ली है। वो जब्त कर ली है, पर वो है आज भी उस मंदिर के लिए ही जी, क्योंकि वो जमीन हमने दी थी मंदिर के लिए कि इसकी जो पूजा करेगा, इसकी जो सेवा करेगा, वो इससे अपना जीवन चलाएगा, उसका लालन पोषण करेगा। तब जब इसके खिलाफ सरकार जा रही है तो ये हमारा फर्ज है कि जो हमारे पूर्वजों ने किसी मंदिर के लिए दान करी थी, हमारे भगवान के लिए, क्योंकि होता जैसे हम दान करने वाले हम होते नहीं है सब भगवान का ही, और भगवान के चरणों में हमने वो भेंट करी थी कि जो आपकी सेवा करेगा वो उसका लाभ लेगा। और आज जब कलेक्टर और एसपी उस मतलब कलेक्टर उसका प्रबंधक बन के बैठे हैं और सरकार ये चाहती है कि कलेक्टर के अधीनस्थ रहे, तो पुजारी का घर का लालन पोषण कैसे होगा? कैसे पुजारी अपने परिवार को चलाएगा? भगवान की पूजा करने से ही उसका घर नहीं चलने वाला। भगवान की पूजा उसका कर्म है, वो कर्म कर रहा है, पर उसके परिवार की सुरक्षा के लिए, उसकी परिवार की जवाबदारी के लिए उसको ज़मीन दी गई थी। तो भले वो ज़मीन मंदिर के नाम पर रहे, पर उससे जो लाभ मिलता है वो परिवार मतलब वो पुजारी परिवार को मिले। ये हमारी मांग है और इसके लिए हम लड़ भी रहे हैं, और जल्दी इस पर हम अच्छा बड़ा निर्णय भी लेंगे कि हम इनको कैसे दिला पाएंगे। जब 2004 से जब शिवराज सिंह जी की सरकार आई थी, उससे पहले जो सरकारें थी उन्होंने भी पुजारियों से वादा किया, बीजेपी सरकार आई उन्होंने भी वादा किया, 18 साल हो गए हैं, पुजारियों को लटका दिया है। सब तो वादे करते हैं। मैं हाँ, यही बताना चाह रहा हूँ आपको कि वो वादे करते हैं, वादे करने के बाद भूल जाते हैं, और उनकी आवाज़ अभी तक कोई ऐसा उठाने वाला मिला नहीं, ऐसा संगठन या ऐसी किसी ने आवाज़ उठाई हो कि वो फिर सरकारों के खिलाफ गई हो। और हमारी जो मांग है वो यही है कि या तो हमारी मांगे पूरी करो या हम सरकार के खिलाफ काम करें। तो आपकी किस सूत्री मांगों में ये भी शामिल है? हाँ, हम पुजारियों के लिए पहले से लड़ रहे हैं जी। पुजारी परिवार के लिए हम पहले से लड़ रहे हैं, क्योंकि वो हमारी जवाबदारी है। ब्राह्मण परिवार की रक्षा करना क्षत्रिय का धर्म है, कर्म है, और हम हमारे ना तो कर्म से परिवर्तन करेंगे हमारे अपने आप को, ना धर्म से। ये हमारे लिए प्राइवेट ही है। गाय मतलब गाय और ब्राह्मण की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, और हमारे कर्तव्य से पीछे नहीं हटेंगे। थोड़ा सा मुद्दे से हट करके बात करना चाहता हूँ। अभी कुछ समय पहले एक विश्वविद्यालय में नारे लिखे गए, ब्राह्मण भारत छोड़ो, बनिए भारत छोड़ो। सबसे पहला जो स्टेटमेंट आया वो करणी सेना परिवार की ओर से आया था कि हमारी तलवारों से गुजरना पड़ेगा। जीवन सिंह शेरपुर क्या सोचता है इस विषय में? नहीं, ये हमने ही कहा था और हम आज भी कहते हैं, आपके इस इंटरव्यू के माध्यम से भी लोगों को बताना चाहते हैं कि वो किसी ST/SC वर्ग ने नहीं कहा है जी। वो कम्युनिस्ट लोग हैं। JNU जो भारत की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी है, जो भारत के सबसे टॉपर लोग वहाँ जाते हैं, उनका एडमिशन होता है, तो वहाँ बहुत सारे प्रकार के लोग हैं, वो कम्युनिस्ट लोग हैं। उनने लिखा था कि ब्राह्मण और जैन देश छोड़ो, पर ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ है इस हिंदुस्तान में जो क्षत्रियों के जीवित रहते ब्राह्मण और बनियों को देश छुड़वा दे। हम सबकी रक्षा करने के लिए बने हैं और हमारा कर्तव्य है कि हम उनकी रक्षा करें, और उसके लिए हमें किसी भी हद तक जाना पड़े हम जाएंगे। जब यदि सरकारें ब्राह्मणों को और जैन समाज को संरक्षण नहीं दे पाएगी, उनकी रक्षा नहीं कर पाएगी, तो क्षत्रिय फिर से तलवार उठाएगा और अपने तलवार के बल पे उनको देश में रखेगा और उनको सुरक्षा प्रदान करेगा। एक और मुद्दे से हट करके सवाल है, जीवन सिंह शेरपुर, सुनने में आ रहा है कि खाना छोड़ दिया है और चप्पल तो मुझे दिख ही रहे हैं आपने छोड़ ही रखे हैं। ऐसा क्या हो गया है कि आपको इतनी तपस्या करनी पड़ रही है? नहीं, भगवान को खुश करने के लिए, उनकी साधना करने के लिए कुछ छोड़ना पड़ता है, कुछ त्यागना पड़ता है। खाना छोड़ने की क्या जरूरत पड़ गई थी? नहीं, खाना तो कम से कम खाया जा सकता था। माँ बगलामुखी के लिए मैं उपवास कर रहा हूँ, और हमारे सनातन धर्म में उपवास की भी एक मान्यता है कि जो उपवास करते हैं वो अन्न ग्रहण नहीं करते। तो मैं माता जी के नाम से 22 सूत्री मांगों के लिए 22 दिन तक उपवास कर रहा हूँ, और माता जी इतनी शक्ति दे रही है हमें कि हम बिना अन्न खाए भी अच्छे से रह रहे हैं, अच्छे से चल रहे हैं, आपसे अच्छी बात कर रहे हैं। और भगवान इस संसार में है, और भगवान है इसीलिए हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि हमें न्याय मिलेगा। भगवान सत्य का साथ देता है, आगे भी देगा, अभी भी दे रहा है और आगे भी देगा। तो
नंगे पांव चलने की क्या जरूरत पड़ गई थी? ये भी माँ बगलामुखी के वहीं मैंने चप्पल का त्याग करा था कि जब तक मेरा जो हमारा आंदोलन है, जो हमारी 22 सूत्री मांगों के लिए, ये आंदोलन जब तक सफल नहीं हो जाता, 8 जनवरी का आंदोलन होगा, उसके बाद ही मैं जूते चप्पल पहनूंगा। क्योंकि लोग क्या, थोड़ा सा आपका भय भी है लोगों में कि दादा से कोई बात नहीं करेगा इस विषय में। मेरे पास भी ये बात आई थी कि वो किसी की सुनते नहीं। आप सही में किसी की नहीं सुनते? ये जैसे आपकी इस विषय को लेकर के उपवास को लेकर के, क्योंकि आपको शायद मना किया गया था, आपने जबरदस्ती की, देख नहीं मैं तो करूंगा। तो चूंकि लोग आपसे डरते हैं बात करने में। ये भावनाओं का विषय होता है। जी जी। ये आस्था का विषय है, और आस्था जिसकी होती है वो करता है, और जब उनने जन्म दिया है तो वो रक्षा भी वही करेंगे। और जन्म मृत्यु भगवान के हाथ में, हमारे हाथ में नहीं। इतना कठिन प्रण लेने की क्या जरूरत पड़ गई थी? मेरा पूछने का कारण वही है। नहीं, मैं बोल रहा हूँ ये आस्था का विषय है, ये मेरी आस्था है माता जी में, और इस आस्था की वजह से ही हम आंदोलन कर रहे हैं, और इस आस्था की वजह से ही आज जो मांगे पूरी हुई है, ये उपवास करने के बाद ही पूरी हुई है। माता जी से हम यही प्रार्थना कर रहे थे कि सरकारों को सद्बुद्धि दे, जो नेता है उनको सद्बुद्धि दे कि वो हमारी बातों को सुने, जो हमारी न्याय संगत बातें हैं, जो हमारी राष्ट्र हित की बातें हैं, जो हर वर्ग के लिए है, उनको माने। और कहीं ना कहीं उनको सद्बुद्धि मिल भी रही है, सद्बुद्धि आ भी रही है। और जैसे 3 मांगे पूरी हुई है, हमें परमिशन नहीं मिली थी, हमें वो परमिशन भी मिली है। या कहीं ना कहीं माता जी का चमत्कार है, उनका आशीर्वाद है जो हम काम कर रहे हैं। जीएसटी को भी आपने शामिल किया है आपके मुद्दों में। जी। वो कौन कौन सी चीजें हैं जिस पर से आप मुख्य रूप से जीएसटी हटवाना चाहते हैं? हम चाहते हैं कि किसान हटवाना चाहते हैं या कम करवाना चाहते हैं? हटवाना चाहते हैं, कम करवाना नहीं चाहते। जैसे कि आपको पता है कि अंग्रेज सरकारें भी, जो अंग्रेज जब हम गुलाम थे तब अनेक प्रकार के कर वसूलते थे, वैसे ही आज की जो सरकारें हैं वो जीएसटी के नाम से हमसे कर वसूल रही है। आज एक व्यक्ति होटल में खाना खाने जाता है तो भी जीएसटी देता है, आज दूध छाछ या शक्कर ला रहा है तो भी जीएसटी देता है, आज कहीं से गाड़ी खरीद रहा है तो भी जीएसटी देता है, बाइक खरीद रहा है तो भी जीएसटी देता है, कपड़े खरीद रहा है तो भी जीएसटी देता है। कोई भी चीज़ वो खरीदता है तो बिना जीएसटी के वो खरीद नहीं सकता। किसान जो अपने खेती के लिए जल्दी जब बोने का टाइम आता है तो ट्रैक्टर साधन नहीं मिल पाते हैं, तो एक किसान ये चाहता है कि कम से कम मैं वो ट्रैक्टर ले तो मेरा भी खेती का काम कर लूँ, और मेरे भाई परिवार की जो ज़मीन है उनमें भी हम उसकी हकाई जोताई और वो ही कर लेंगे, इसलिए ट्रैक्टर लाता है। उसका भी वो जीएसटी देता है। जबकि 1 करोड़ से ऊपर की कोई गाड़ी खरीदता है बिजनेसमैन तो उसका जीएसटी भी कम है। इधर जीएसटी किसान को ज़्यादा देना पड़ रहा है, जबकि ये देश का कृषि प्रधान देश है और किसानों को टैक्स से फ्री रखना चाहिए, क्योंकि उनके पास ना तो फसलों के दाम सही मिल रहे हैं, बैंक से वो कर्जा लेते हैं। आप सर्वे करना है इस चीज़ का कि जिस भी व्यक्ति ने केसीसी उठाया है बैंकों से, वो 15-20 सालों से उसका ब्याज ही भर रहा है, क्योंकि उसके पास कभी इतना पैसा आ ही नहीं सकता कि वो उसको चुका दे कर्जे को। वो कर्जा उठाने के बाद उसके ब्याज में ही मर जाता है। तो हम ये चाहते हैं कि कम से कम जो सरकार बिना फालतू के जो कर डाल रही है उससे उसको फ्री किया जाए, और ये जीएसटी हटना चाहिए किसानों से, और ये रोज़मर्रा की चीज़ें इनसे हटना चाहिए। ना तो अंग्रेजों में और उनमें फ़र्क क्या रह जाएगा। अंग्रेज भी अनेक प्रकार से कर वसूलते थे, ऐसे ये भी कर वसूल रहे, और उसको नाम दे दिया जीएसटी। आज एक 20 लाख से ज़्यादा का जो जीएसटी मतलब जो टैक्स भरता है उसको जीएसटी रिफंड मिलता है। जैसे कि आपने होटल पे खाना खाया तो अपने पास तो कोई फर्म है नहीं जो अपन को जीएसटी रिटर्न मिल जाएगा, जो अपना टैक्स लगना था वो लग गया, और उस होटल मालिक को जीएसटी रिफंड हो जाएगा। एक कपड़ा व्यापारी को जीएसटी रिटर्न हो जाएगा, पर जो कपड़ा खरीदने वाला है उसका जीएसटी लग चुका है। तो सरकार बनी किसके लिए? जनता के लिए बनी है, व्यापारियों के लिए बनी? क्या व्यापारी उनको वोट दे रहा है, या फिर ये मान ले कि वो उनको व्यापारी उनको पैसा देता है इसलिए उनके बारे में ज़्यादा सोचा जा रहा है, और एक गरीब किसान और एक गरीब व्यक्ति, आम व्यक्ति खाली वोट देता है इसलिए उसके बारे में नहीं सोचा जा रहा। आपकी 13वीं मांग है कि जो महापुरुष है, विशेषकर आपने उसमें क्षत्रिय इस्तेमाल किया है, क्षत्रिय महापुरुषों के साथ या उनके इतिहास के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की। हमने ये कहा है कि जितने भी महापुरुष हैं उनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हो, और क्षत्रिय महापुरुषों के इतिहास के बारे में मतलब क्षत्रिय महापुरुषों के साथ भी कोई छेड़छाड़ नहीं हो, क्योंकि वैसे एक तरीके से देखा जाए कि महापुरुष किसी जाति का नहीं रहता, महापुरुष होने के पास वो सबका होता है। और आज की व्यवस्था में हर कोई किसी को कोई लड़ाई छेड़नी हो, या ये राजनीतिक षड्यंत्र मान ले कि एक दूसरी जातियों से लड़ाने के लिए कुछ एक लोग अपनी जाति का टैग लगा देते हैं कि ये हमारे हैं, ये हमारे हैं, ये हमारे हैं। तो जो वास्तविक रूप में जिस कुल में वो पैदा हुए हैं उसके बारे में इतिहास पढ़ाना चाहिए, सही इतिहास की जानकारी होना चाहिए, और कोई दूसरा उसका उपयोग नहीं करे इसके लिए कानून बनना चाहिए, ताकि आपसी भेदभाव नहीं बढ़े। जैसे कि आपके परिवार में कोई जन्मा है, उसका नाम कोई तीसरा देगा तो आपको तकलीफ नहीं होगी, वैसे ही ये महापुरुष हैं,
महापुरुष किसी के होते नहीं है, पूरे देश के हैं। उन महापुरुष ही तब होता है आदमी जब पूरे देश की लड़ाई लड़ता है, हर व्यक्ति की लड़ाई लड़ता है। और उन महापुरुषों ने अपना सर्वोच्च न्योछावर करके देश धर्म की रक्षा के लिए हमेशा लड़ाइयाँ लड़ी, और आज उनको एक जाति वर्ग विशेष में बांट कर आपसी लड़ाइयाँ हो रही है। तो हमें चाहते हैं कि उसके संरक्षण के लिए जो इतिहास है वास्तविक रूप से वो पढ़ाया जाए और कोई दूसरा उसका इस्तेमाल नहीं कर पाए, इसके लिए कानून बनाया जाए। किससे मांग कर रहे हैं? ये भी मांग आपने सरकार से मांगा है? तो किससे मांगेंगे? आज जो भी कर सकती है सरकार कर सकती है। सरकार के अलावा मैं आपसे मांगूंगा, आप क्या दे दोगे मुझे? आपने कहा, मतलब आपको कैसे लगा कि ये होना चाहिए? नहीं, हमने यहाँ बहुत सारी लड़ाइयाँ देखी, हमने उन लड़ाइयों को फेस करा है। क्या एक जाति दूसरी जाति से लड़ रही है महापुरुषों के लिए, और आपसी मनमुटाव इतने बन गए, गांव गांव में लड़ाइयाँ हो रही हैं, वोट लगाने तक की लड़ाई हो रही है। तो उसका समाधान सरकार को करना पड़ेगा। सरकार ये चाहती है कि कानून व्यवस्था सही से रहे, लोग आपस में सामंजस्य बना के रहे, तो उनको ऐसे नियम कानून बनाने पड़ेंगे जिससे आपसी लोगों में फूट नहीं हो, आपसी लोगों में लड़ाइयाँ नहीं हो। फिल्म उद्योग भी इसमें शामिल है? फिल्म उद्योग तो हमारे मेन टारगेट पे है, क्योंकि मैं वही पूछना चाह रहा था। उनने सबसे ज्यादा इतिहास के साथ खिलवाड़ किया है। हर बार तोड़ मरोड़ करके कोई ना कोई चीज प्रस्तुत करते हैं, पर उसमें भी सरकारों का रोल है, क्योंकि जिसकी भी सरकार होती है सेंसर बोर्ड उसी का होता है। जब सेंसर बोर्ड उसको पास कर रहा है, मतलब सरकार की सहमति से कर रहा है, और सरकार यहाँ बीच में लोगों को लड़ाने के लिए भेज देती है। पद्मावत मूवी आई चाहती सरकार तो सेंसर बोर्ड में उसको पास ही नहीं होने देती, पर उनने कभी भी क्षत्रियों के बारे में नहीं सोचा। नहीं, उनने ये सोचा कि खाली ये क्षत्रियों के स्वाभिमान की बात नहीं है। 36,000 महिलाओं ने जोहर करा था जी, और वो सर्व समाज की महिलाएं थी जो उस राज्य में निवासरत थी। उन सभी महिलाओं ने जोहर करा था, पर उनने जोहर करा था इसलिए उनको रानियां कहा गया कि 36,000 रानियों ने जोहर करा। पर भारत सरकार ने इस बारे में 1% भी नहीं सोचा, ना प्रधानमंत्री ने सोचा, ना मुख्यमंत्री ने सोचा। उस फिल्म को लागू किया गया, उसको चलाया गया, उससे हमारी भावनाएं आहत हुई, हमने बहुत सारे मुकदमे झेले। आज भी हमारे इसमें एक मुद्दा है कि पद्मावत मूवी में जितने भी मुकदमे लगे हैं उनको हटाया जाए। तो सरकारें सेंसर बोर्ड के जरिए उन फिल्मों को रुकवा सकती है। यदि किसी की भावनाएं आहत हो रही है या किसी चीज़ को गलत तरीके से दर्शाया जा रहा है तो उन पर प्रतिबंध लगना चाहिए। सरकार सेंसर बोर्ड के भी नियम कायदे बनाए, या होंगे नियम कायदे, पर उनको या तो पैसों के द्वारा उन फिल्मों को पास कराया जाता है, या उनकी कोई मंशा होती होगी कि आपसी जब तक मनमुटाव नहीं हो, जब तक लोग यहाँ आवाज़ नहीं उठाए, जब तक लोग सड़क पे नहीं आए, ताकि जो वास्तविक मुद्दे उनसे भटक जाए लोग। आज पठान मूवी आई, उसके बारे में लोग लड़ने लगे, पहले पद्मावत आई थी तब लड़ने, फिर 1-2 भी फिल्में आई तो लड़ने लगे, और जो वास्तविक मुद्दे थे रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, उससे लोगों का ध्यान हट गया। लोग लड़ रहे हैं पठान मूवी पे, जो एक भगवा वस्त्र है उसको पहनकर, वहाँ की जो अदाकाराएँ हैं या जो भी उनको कहें, अपन नचनिया बोलते हैं हम तो, कि उनने उसको उपयोग करके अर्धनग्न व्यवस्था में उसको बताया गया है। तो जब भगवा शौर्य का प्रतीक है, स्वाभिमान का प्रतीक है, तो उसको ऐसी जगह प्रस्तुत किया गया, तो क्या सरकार या सेंसर बोर्ड का ये फर्ज नहीं बनता था कि उसको रोका जाए, उस सीन को कट करके बताया जाए, उस सीन को रहने ही नहीं दिया जाए? क्या उसकी जगह दूसरे कलर का कपड़ा उपयोग नहीं हो सकता था? आप मानते हैं वो गलत है? गलत है, पर इसमें दोष सरकारों का और सेंसर बोर्ड का है। फिल्म जगत वाला कुछ भी बना के बताएगा तो आप क्या उसको पास करके थिएटर पे लेके आओगे? आपकी फिर क्या जवाबदारी? आपको बिठाया क्यों है? या तो फिर सेंसर बोर्ड बदला जाए, वहाँ जो अच्छे इतिहासकार हैं उनको बिठाया जाए सेंसर बोर्ड में, जो धर्म के बारे में जानते हैं उनको बिठाया जाए। सनातन धर्मों में जितने भी मत आते हैं, उन मत के जितने भी मताधीश है, उन सबको बिठाया जाए, ताकि वो किसी भी धर्म के बारे में, किसी भी मत के बारे में गलत ना बताए, ताकि देश में जाति या धार्मिक समीकरण नहीं बिगड़े। इस विषय पर मीडिया में भी चर्चा हुई। एक कोर्ट निकल करके आया कि रंग किसी की जागीरी तो है नहीं। अब आप ये कैसे कह सकते हैं कि भगवा रंग सिर्फ एक वर्ग विशेष की जागीरी है? वर्ग विशेष की नहीं, मैंने कहा स्वाभिमान का प्रतीक है, शौर्य का प्रतीक है। क्योंकि जब राजतंत्र था तब जितने भी राजा महाराजा थे उनने भगवा ध्वज को आगे लेकर कितने भी युद्ध लड़े और जीते। भगवा ही ध्वज हुआ करता था, भगवा ही ध्वज के नीचे सारे लोग एक साथ लड़ते थे, तो वो शौर्य स्वाभिमान का प्रतीक है। और उसके साथ खिलवाड़ करना सरकारों के लिए भारी पड़ेगा। सरकार ये चाहती है कि इसको हिंदू मुसलमान का रंग दिया जाए, पर हम उसको इस रंग देने नहीं देंगे, क्योंकि ये जो गलती है सेंसर बोर्ड की गलती है, और सेंसर बोर्ड इस गलती को सुधारे और उसके लिए सेंसर बोर्ड माफ़ी मांगे कि हमसे गलती हुई है। आपने 8 जनवरी को जो आपका आंदोलन है उसमें भी
भगवा झंडे लगाने का शायद हाँ प्रोसीजर हो रहा है। जी बिल्कुल, वहाँ तिरंगा भी फहराया जाएगा। जी। अभी तक जम्बूरी मैदान में किसी ने फहराया नहीं है, और भगवा ध्वज को भी फहराया जाएगा। तो ऐसा तो नहीं कि आपको लोग बीजेपी का एजेंट कहते हैं? आपको लगता है कहीं ना कहीं ऐसा नहीं हो कि हमारा आपको जो पता है क्रेडिट भाजपा है कितने साल पहले आई करीब 83-84 के आसपास की होगी, है ना? उससे पहले भगवा नहीं था। भगवा तो हमेशा से था। जब ये दोनों पार्टियां नहीं थी तब भी भगवा था। जी। और भगवा ध्वज फहराना किसी पार्टी के पक्ष में नहीं होता है, ये हमारे शौर्य और स्वाभिमान का प्रतीक है, और इसके लिए हमारे पूर्वजों ने बलिदान दिए हैं, इसके लिए हमारे पूर्वजों ने लड़ाई लड़ी है। चाहते महाराणा प्रताप तो अपना ध्वज बदल लेते, अकबर उनको आधा राज्य दे रहा था, पर उनने स्वाधीनता और स्वाभिमान की लड़ाई लड़ते हुए अपने ध्वज को नहीं बदला। उस ध्वज के लिए अपना सर्वोच्च न्योछावर कर दिया, और उस युद्ध के लिए उन्होंने अपना सब कुछ गवा के भी उस युद्ध को जीता। तो ऐसे ध्वज को फहराना हमारे लिए भी गौरवमयी है। जिस तिरंगे को पूरा देश मानता है, हम मानते हैं, वो हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज है, उसको लहराना किसी पार्टी की गुलामी नहीं होती, किसी पार्टी के पक्ष में नहीं है। वो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, इसलिए हम उसको फहराएंगे, क्योंकि वहाँ जितने भी लोग इकट्ठे हो रहे हैं वो राष्ट्रवादी लोग इकट्ठे हो रहे हैं, न कि देश के खिलाफ वाले लोग। इस देश में राष्ट्रवादी लोगों की संख्या ज़्यादा है, पर कुछ पार्टियों के साथ होने से या नहीं होने से उनको देशद्रोही या देश हित में कहा जाता है कि ये राष्ट्रभक्त है और ये राष्ट्रद्रोही है। पर ऐसा नहीं है, राष्ट्रभक्त हर पार्टी में है, और जो किसी पार्टी में नहीं है वो भी राष्ट्रभक्त है। और भगवा हमारा मान सम्मान, स्वाभिमान, शौर्य सब कुछ है, हमारा जीवन उसके लिए है, और हम चाहेंगे कि वो वहाँ फहराया जाए और सभी लोग उसके नीचे काम करेंगे। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो भाजपा का है। भाजपा ध्वज के बाद आई है, ध्वज के पहले की भाजपा नहीं है। न ही भाजपा ने हिंदुत्व की रक्षा करी है, न ही ये है कि अभी जो हिंदू है वो भाजपा की वजह से है। हिंदुत्व की रक्षा करने वाले, सनातन धर्म की रक्षा करने वाले हमारे पूर्वज थे। उन्होंने ये लड़ाइयाँ लड़ी, मुगलों से हम लड़े, अंग्रेजों से हम लड़े, तब जाके आज ये देश सुरक्षित है, आज ये देश आज़ाद हुआ है। इसमें हर उस व्यक्ति का बलिदान है, हर उस क्रांतिकारी का बलिदान है जिसने राष्ट्र के लिए लड़ाई लड़ी। तो इस भगवा के लिए भी उन सब लोगों ने लड़ाई लड़ी है, और हम चाहते हैं कि भगवा फहराया जाए। ये किसी पार्टी का प्रतीक नहीं है, भगवा शौर्य का प्रतीक है, और उसके लिए हम हमेशा तत्पर। एक है सवर्ण आयोग की आपने मांग की है उसमें कि सवर्ण आयोग की जो कार्यप्रणाली है उसको सुधारा जाए, उसमें संशोधन किया जाए। मध्य प्रदेश में स्वर्ण आयोग बना हुआ है पहले से, पर वो निष्क्रिय है। तो हम ये चाहते हैं कि जो स्वर्ण आयोग है उसके जो मूलभूत काम है वो करे। जैसे गरीब बच्चों को छात्रवृत्ति मिलना, जी, गरीब स्वर्णों को छात्रवृत्ति मिलना, गरीब छात्रों के लिए जितना भी कर सकती है, गरीब किसानों के लिए कुछ करे, गरीब मजदूरों के लिए कुछ करे, स्वर्ण मजदूरों के लिए। तो ये जितने भी वर्ग हैं गरीबों के स्वर्ण में, उन सब के लिए स्वर्ण आयोग काम करे, उनको सुविधा मुहैया करवाए। पर स्वर्ण आयोग बन के निष्क्रिय पड़ा है, कुछ काम नहीं करता है। तो हमें चाहते हैं कि उसकी कार्यप्रणाली सुधरे और सही से काम हो उसमें। आपने मध्य प्रदेश में भर्ती होने वाले युवाओं को प्राथमिकता की बात की है, तो वो तो ऑलरेडी है ही सही, उसमें नया क्या चाहते हैं आप? नहीं, हम ये चाहते हैं कि यहाँ जैसे दूसरे प्रदेशों में भी हमारे लोग भर्ती देने जाते हैं तो कोटा फिक्स होता है कि इतने % लोग ही बाहर के भर्ती दे सकते हो। तो हम ये चाहते हैं कि मध्य प्रदेश के जो युवा हैं वो जहाँ मध्य प्रदेश में जितनी भी नौकरियाँ निकले उसमें प्राथमिकता उनको दी जाए, क्योंकि हर प्रदेश में अपने अपने सरकारों ने अपनी अपनी मांग रख रखी कि जैसे राजस्थान हुआ, गुजरात हुआ, कि जहाँ भी वैकेंसी निकलेगी पहले वहाँ के लोगों को प्राथमिकता मिलेगी। तो हम भी चाहते हैं कि कम से कम जो यहाँ का युवा है उसको पहले ही रोजगार नहीं मिल रहा है तो उसका क्राइटेरिया फिक्स किया जाए कि बाहर के लोग इतने वैकेंसी करेंगे और यहाँ मध्य प्रदेश के लोग इतने वैकेंसी करेंगे। तो कम से कम पहले प्राथमिकता मिलेगी तो नौकरी पहले मिलेगी, वरना ऐसा तो हमारी नौकरियाँ भी दूसरे खा जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे। कि पुलिस भर्ती में जो विसंगतियां हैं उसको दूर की जाए। और साथ ही मेरा क्वेश्चन ये भी है कि प्रमोशन में आरक्षण को लेकर के आपका क्या विचार है? नहीं, अब तो प्रमोशन होने लग गए और आरक्षण का दायरा भी खत्म हो चुका है, पर जो ग्रेड पे मतलब एक हेड साहब को 1 स्टार तो बनाया जा रहा है पर वो लिखा नहीं जा रहा है। अच्छा, तो हम ये चाहते हैं कि जो हेड साहब से 1 स्टार बना है उसका पूरी तरीके से लिखा भी जाए कागजों में भी कि अब 1 स्टार बन चुके हैं। ग्रेड पे ग्रेड नहीं बढ़ रही है उनकी और ग्रेड पे भी नहीं बढ़ रही है। ग्रेड पे भी नहीं बढ़ रहा है। तो हमें चाहते हैं कि ग्रेड भी बढ़े उनकी और ग्रेड पे भी बढ़े। सिर्फ दिखावा बढ़ रहा है बस कि हेड साहब को 1 स्टार बना दिया पर कागजी कार्रवाई में हेड साहब ही है। 1 स्टार सब 2 स्टार बन गए पर कागज में 1 स्टार ही है, और 2 स्टार 3 स्टार बन गए पर वो 2 स्टार ही। तो हमें चाहते हैं कि कम से कम उनकी ग्रेड बढ़े और ग्रेड पे भी बढ़े। आपके साथ
रिटायर आर्मी लोग सेना के जवान हैं, सेना के सभी लगभग सेना के सभी जवान हैं, पुलिस के जो रिटायर लोग हैं वो भी आपके साथ हैं। कितनी बड़ी मात्रा है और क्या इनकी मांगे हैं? नहीं, ये जितने भी प्रताड़ित है वो सब हमारे साथ हैं और उनकी जो मांगे हैं वो हमने बता दी है आपको कि आर्मी वालों को भी जब वहाँ से रिटायर होके आते हैं तो उनको एक कोटा फिक्स किया गया था, उसमें भी कोई छेड़छाड़ हुई है तो उन्होंने हमको पूरा प्रारूप बना के दिया है। तो हमने वो ऐसा कैसा लेटर लिख के भी भेजा है कि इसमें जो है इनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाए, क्योंकि सेना का जवान अपना सर्वोच्च न्यौछावर करता है देश के लिए, राष्ट्रभक्ति उसमें कूट कूट के भरी होती है और ऐसे राष्ट्रभक्त लोगों की भी नहीं सुनी जाएगी, उनके लिए भी सरकार नहीं सुनेगी, नहीं देखेगी, तो कैसे देश चलेगा? जो हमारे लिए, हमारी रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने से भी पीछे नहीं हटता है जो सैनिक, उसके लिए भी हम नहीं सोच रहे हैं। देश खाली राष्ट्र हित की बातें करने से नहीं होता, राष्ट्र हित में जो लोग हैं उनके बारे में काम करने से होता है। तो हम ये चाहते हैं सरकारों से कि राष्ट्र हित की बातें करना छोड़े और राष्ट्र हित में काम करें। आपके मतलब संगठन या यूं कहें कि परिवार से एक स्टेटमेंट आया था अग्निवीर को लेकर के, आप इसको अच्छा मानते हैं, बुरा मानते हैं? नहीं, देखो अब मैं बताना चाहता हूँ आपको, इसमें बहुत सारे लोग मेरे को गलत भी साबित करने की कोशिश करेंगे, सब चीज़ें करेंगे, पर रोजगार देना अलग चीज़ होगी। 4 साल के लिए आपने रोजगार दिया, उसको जो पैसा मिल जाएगा उसके बाद उसको बता रहे थे सरकार के लोग बहुत सारे कि उसमें दूसरी वैकेंसियों में भर्ती होंगे, ये भी होंगे, 4 साल की नौकरी करना है। पर मैं ये चाहता हूँ कि कम से कम 15 साल की जो नौकरी है आर्मी वालों की, वो कम से कम उनको 15 साल की दी जाए। नाम अग्निवीर रख दीजिए, कोई तकलीफ नहीं है, पर 4 साल की वैकेंसी ना निकालते हुए 15 साल की निकाली जाए, तो कम से कम वो आर्मी में लगने के बाद वहाँ सेवा दे सके, वहाँ काम कर सके। और 4 साल के बाद यदि वो नौकरी से छूट गया तो क्या करेगा? फिर बोल रही सरकार फिर वैकेंसी निकालेंगे, और ऐसे 4-5 साल वैकेंसी जैसे अभी नहीं निकली, ऐसे नहीं निकली तो 5 साल क्या करेगा? फिर अपने आप को कैसे सेटल करेगा? अभी तो धड़ाधड़ वैकेंसियां निकल रही है सरकार। अभी देखिए आप, प्रधान आरक्षक की निकल गई, अभी निकली, आबकारी, हाँ आबकारी की निकली है, अभी निकली है, क्योंकि अब चुनाव आने वाले हैं। आप देखते हैं, आप मानते हैं कि ये चुनाव के परिप्रेक्ष्य में किया जा रहा है? हाँ, उनको पता है ना कि आज का युवा जाग चुका है, वो फिर बात उठाएगा कि ये भर्ती क्यों नहीं निकली, 5 साल हो गए अभी तक भर्ती क्यों नहीं निकाली सरकारों ने, तो उसको भुनाने के लिए भर्तियां निकाल दी कि कोई प्रश्न लगाए तो बोल सके, जैसे आप बोल रहे हैं अभी कि अभी वैकेंसी निकलने लग गई, आप बोल रहे हैं 5 साल से, तो 5 साल से क्यों नहीं निकाली? ये तो आनंद फानन में 2023 में चुनाव, उनको भी पता है कि अगर नहीं निकालेंगे तो चले जाएंगे। तो नहीं, वो तो युवा तय करेगा, किसान तय करेगा कि कौन आएगा और कौन जाएगा। उनके कुछ कर देने मात्र से कुछ नहीं होने वाला। वो पहले जैसा देश समझते थे वैसा देश नहीं रहा है। आज युवा समझदार है, अपना निर्णय खुद लेता है, और कौन उसके लिए सही है, कौन गलत है, कौन उसको बेवकूफ़ बना रहा है और कौन उसके सामने झूठी प्रशंसाएं कर रहा है, सब पता है। 4 साल के पाप धोने की कवायद है सरकार की, ये पाप धुलते नहीं है, जानबूझ के करे हुए पाप धुलते नहीं और धुलेंगे भी नहीं। उनको ये जो मांगे ये पूरी करना पड़ेगी, उनके बारे में सोचना पड़ेगा और आगे ये विश्वास दिलाना पड़ेगा आज के युवाओं को, देश की जनता को, कि हम आपके लिए ईमानदारी से काम करें, तब जाके सरकार बने। मुद्दे से हट करके एक और सवाल है, बहुत सारा नरेशन आपके विरुद्ध में सेट किया जा रहा है, कैसे लड़ेगी जीवेश सिंह शेरपुर उनसे? मुझे लड़ने बहुत की ज्यादा आवश्यकता ही नहीं, बहुत ज्यादा एक ऐसा नैरेटिव सेट किया जा रहा है पूरे बाजार में, या यूं कहें कि पूरे प्रदेश में और पूरे राष्ट्रीय लेवल पे आपको अलग थलग करने की कोशिश की जा रही है। आपको लगता है हम अलग हो गए? जनता से हमारा जुड़ाव बड़ा है, कम अपने परिप्रेक्ष्य में आप बताएं मुझे। नहीं, तो हमको लड़ने की आवश्यकता ही नहीं उन लोगों से, क्योंकि आपके बारे में कोई गलत बोलता है तो आप उसको, जैसे कुत्ता किसी को काट लेता है तो कुत्ते को काटा थोड़ी जाता है, उसका इलाज करवाया जाता है। और जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं उस लड़ाई को पूरी ईमानदारी से लड़ेंगे। जो हमारे साथ हैं वो भी जानते हैं और जो साथ नहीं है, जो दूसरे लोगों के साथ है वो भी जानते हैं कि ईमानदारी से लड़ाई लड़ कौन रहा है। और सही गलत का निर्णय जनता को लेना है, युवाओं को लेना है, और सही गलत का निर्णय ले चुकी है जनता, युवा भी ले चुके हैं। पूरे प्रदेश भर में हम घूमे, हमको बहुत समर्थन मिला है। हमारे जो मुद्दे हैं वो लोगों को पसंद आए हैं, उन मुद्दों पे लोग लड़ना चाहते हैं, आना चाहते हैं। और 8 जनवरी को इसका भी जवाब मिल जाएगा कि हमारे खिलाफ कितना क्या जहर उगला लोगों ने, और लोगों ने किसकी बात मानी और लोग किसके साथ हैं। पैसे लेने का आरोप है आपके ऊपर? आरोप बहुत लगते हैं, कल से कोई आपका बोल देगा, परसों इनका बोल देगा, पहले रोज इनका बोल देगा। लेना देना, आरोप लगाना और सिद्ध करना बहुत फर्क है, वो सिद्ध नहीं कर पाएंगे। आरोप तो ये भी है कि आप पार्टी से मिले हुए हैं, किसी भी पार्टी से, आप राजनीतिक दबाव में ये सब कर रहे हैं। मेरे पे क्या राजनीतिक दबाव? राजनीतिक दबाव होता तो मैं आंदोलन नहीं करता। राजनीतिक दबाव में आंदोलन रुकते हैं, होते नहीं हैं।
बहुत सारे लोगों ने रोके हैं आंदोलन राजनीतिक दबाव में। जो राजनीतिक लोगों की चापलूसी करते हैं वो दोनों संगठनों के बारे में बोल नहीं पाते हैं। हम कांग्रेस के खिलाफ भी खुला बोलते हैं और भाजपा के खिलाफ भी खुला बोलते हैं। उसका कारण एकमात्र ये है कि जो गलत करेगा उसके खिलाफ हम बोलेंगे, जो अन्याय करेगा उसके खिलाफ हम बोलेंगे। हमारी लड़ाई अन्याय के खिलाफ न्याय की है, हमारी असत्य के खिलाफ सत्य की लड़ाई है। आपके कई सारे स्टेटमेंट हमने सुने हैं, आप कहते हैं जो बोल रहे हैं उनको बोलने दो, उनको कोई जवाब नहीं देना। ये खामोशी आखिर क्यों है? आप जवाब देना क्यों नहीं चाहते? जवाब बराबरी के लोगों को दिया जाता है। आपकी खामोशी कहीं आपकी कमजोरी साबित न हो जाए? ये समय बताएगा, ये हम क्या बताएंगे अब, ये जो हमारे युवा है वो बताएंगे। बोलने मात्र से कोई बदलाव नहीं आता है, काम करने से आता है। और जो हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं इसमें बोलने से ज़्यादा करने की आवश्यकता है। तो हम इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, गांव गांव जा रहे हैं, घूम रहे हैं। और जो हमारे साथ लोग जुड़े हैं उनको यही हम कहना चाहेंगे, अभी भी यही कहते हैं कि किसी को जवाब नहीं देना है। जवाब समय देगा, जवाब हमारी जो मांगे पूरी होगी तब पता चलेगा कि कौन बिका हुआ था और कौन लड़ रहा था। और बिकने वाले पहले ही बिक चुके हैं, उन्होंने खुद सरेंडर कर दिया है सरकारों के सामने। वो इस लड़ाई को कभी नहीं लड़ पाएंगे। अब मैं महिला शक्ति से विषय में थोड़ा सा पूछ लूँ आपसे, आप महिला शक्ति को कहाँ आंकते हैं आपके इस आंदोलन में? नहीं, ये तो हिंदुस्तान का हर एक वर्ग लड़ाई को बराबर तरीके से लड़ रहा है। इसमें महिला ना तो छोटी होती है ना बड़ी होती है, ना पुरुष छोटा होता ना बड़ा होता है। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है, इसमें सबको बराबर अधिकार मिला है और वैसे ही लड़ना भी सबको बराबर तरीके से है और हम सब साथ में लड़ रहे हैं। आपके आंदोलन को लेकर के महिला शक्ति के बारे में मैं पूछ रहा हूँ। नहीं, हमारे आंदोलन के बारे में ही बता रहा हूँ कि सब बराबर के दायरे से लड़ेंगे, सब बराबर। हमारे यहाँ वैसे भी मंच व्यवस्था नहीं है कि किसी को छोटा बड़ा होने का एहसास हो। हमारे यहाँ एक जाजम बिस्ती है और महिला शक्ति को वैसे भी क्षत्रिय समाज हमेशा से सम्मान करता है, देवी के रूप में पूजता है। तो आज भी हमारे लिए मातृशक्ति बराबर देवी का ही रूप है और वो साथ में आएगी और इस लड़ाई में अहम भूमिका भी रहेगी उनकी, और विजय दिलाने में भी उनकी भूमिका रहेगी। कोई ऐसा मुद्दा हो जो छूट गया हो, आपके दिमाग में आया हो कि यार, या आप इतनी रैलियां कर रहे हैं, इतने सभाएं कर रहे हैं, किसी ने आकर के आपको आवेदन दिया हो कि हमारी भी ये मांग है या हमारा भी ये मुद्दा है, थोड़ा सा इसकी तरफ भी देख लीजिए? किसानों के लिए एक मुद्दा आज ही आया मेरे पास कि जो बिजली के बिल हैं, बिजली की जो प्राइवेट कंपनियां हैं, ये सरकारों से सब्सिडी लेती है और वो सब्सिडी किसानों को देती नहीं है। तो इसमें हम ये मांग भी, हमारी जो स्वामीनाथन कमेटी के आधार पर किसानों के फसलों के भाव तय किए जाए, उसमें ये भी ऐड करेंगे कि जो प्राइवेट कंपनियां, आजकल सारा प्राइवेटीकरण हो गया विद्युत विभाग का, तो जो प्राइवेट कंपनियों ने जो सरकार से सब्सिडी लेती है वो कम से कम किसानों को भी सब्सिडी मिले, ताकि उससे उनका फायदा हो। सब्सिडी लेके खुद प्राइवेट कंपनियां खा रही है और सरकार सब्सिडी दे रही किसान के लिए, तो ये तो बहुत बड़ा घोटाला हो गया। और इस घोटाले को उजागर करना चाहिए सरकार को कि जब सरकार खुद सब्सिडी दे रही है बिजली में किसानों को, तो प्राइवेट कंपनियां क्यों नहीं दे रही हैं? लास्ट टाइम आप घर कब गए थे? क्योंकि बहुत ये भी एक चर्चा में है। कल इस घर से ही आया हूँ। नहीं, उसके पहले कल तो चूंकि आपको रतलाम आना था, इसलिए आप जब भी दौरे में हमारा गांव पड़ता है तो हम जरूर घर जाके ही आते हैं। मैंने घर का त्याग नहीं करा है, पर वो दौरे लंबे लंबे हो जाते हैं, जाना लंबा लंबा पड़ता है कि 1200-1500 किलोमीटर गए, तो उधर के जितने भी जिले होते हैं सब में भ्रमण करके ही, प्रवास करके ही घर लौटते हैं। तो जब भी हमको समय मिलता है तो हम घर जरूर आते हैं। ऐसा घर का कोई त्याग व्याग नहीं कर रखा है, घर जाना होता है पर अभी कम हो रहा है क्योंकि दूर दूर तक जाना पड़ता है, लंबे दौरे हैं। हम जैसे कि यूपी तक जाके आए हैं, हमारे घर से 1500 किलोमीटर चारों साइड घूमे हम, कोशिश करी है हमने कि जहाँ तक पहुँच पाए। जैसे कि कुछ क्षेत्र में नहीं जा पाए हैं तो वहाँ भी जाने की कोशिश करते हैं। राजस्थान के 3-4 जिले हमने घूमे हैं, उत्तर प्रदेश के 2-3 जिले हमने घूमे हैं, तो जो भी हमारे जैसे गुजरात के 2-3 जिले हमने घूमे हैं। तो हम सारे प्रदेश के अलावा जो सीमावर्ती जिले हैं उनमें भी घूम रहे हैं और वहाँ भी निमंत्रण दे रहे हैं। तो उस वजह से हम घर नहीं जा पाते। जैसे कि कल रात में मंदसौर ही था मैं, तो मंदसौर से रतलाम आना था तो घर आया बराबर। दिल्ली जाने की क्या तैयारी है? क्योंकि आपके मैंने उद्बोधन में सुना है कि अब दिल्ली दूर नहीं, भोपाल के बाद अब दिल्ली ही पड़ाव रहेगा। क्या माना जाए, मतलब ये समझा जाए कि सरकार जो राज्य सरकारों के हाथ में वो मुद्दे तो राज्य सरकार पूरे कर देगी क्योंकि उनको करना पड़ेगा। और जो पूरे नहीं होंगे उनसे, जो केंद्र को लिख के हम भिजवाना चाहते हैं, फिर हम लड़ेंगे केंद्र से और ये प्रदेश व्यापी से देशव्यापी आंदोलन के रूप में तब्दील होगा और पूरा देश का युवा इस आंदोलन में शामिल होगा। आप 8 जनवरी को लेकर के जनता से क्या अपील करेंगे? हम मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरे देश के युवाओं से, सर्व समाज के
भाइयों से ये निवेदन करना चाहते हैं कि 8 जनवरी जन आंदोलन भोपाल जो होने वाला है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधारे और अपनी उपस्थिति दर्ज करवा के इस इतिहास के साक्षी बने, ताकि जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं हमारे आने वाली पीढ़ी को बता सके कि ये जो लड़ाई हमने लड़ी थी इसी की बदौलत ये जो 22 सूत्री मांगे हैं ये पूरी हुई, और इस देश में जो परिवर्तन आया है वो हमारी वजह से। आप हम सब मिलके लड़ेंगे तो ही ये लड़ाई हम जीत पाएंगे, और आप और हम सबको मिलके ये लड़ाई लड़ना है पूरी मजबूती के साथ। तो आप सब 8 जनवरी जन आंदोलन भोपाल जम्बूरी मैदान में शामिल हो और हमारी ताकत को बढ़ाए, अपनी आपकी ताकत को बढ़ाए। जो अन्याय के खिलाफ ये न्याय की जंग है इसमें सहभागिता दे। जय माता दी, जय मां काली। तो ये थे जीवन सिंह शेरपुर। आज मुद्दे की बात में बड़ी बेबाकी से उन्होंने अपने सवालों के जवाब दिए, सारे मुद्दों पर बात की, न कोई सवाल टाला और न ही किसी सवाल से बचने की कोशिश की। आइए अगले मुद्दे में हम फिर एक बार किसी और शख्सियत से मुलाकात करेंगे और मुद्दे की बात में आपकी बात को रखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।